उसके साथ साथ आर्मी चीफ पर नोटों की बारिश, और फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव स्कैंडल लेकर आएंगे। लाहौर का शाही किला, पाकिस्तान का एक बहुत ही डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान का एक तगड़ा जज और शाही किले का बावर्ची खाना, ये सारी क्या कहानी है सब आपके सामने रखेंगे। और फिर किंग चार्ल्स और मरहुमा लेडी डियाना के साहबजादे हेनरी के साथ क्या हुआ बर्तानिया के अंदर, और उसकी पाकिस्तान के साथ कोई ममासलत बनती है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी की खबर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास यह है कि पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स, जाहिर रेंजर्स, और रेंजर्स मिलिट्री का हिस्सा ही होता है, तो पाकिस्तानी फौज का एक जवान जो है वो अब बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के कब्जे में है। बहावल नगर, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तरफ राजस्थान, हमारी तरफ बहावल नगर, इस बॉर्डर के ऊपर जो हिंदुस्तान का बीएसएफ है और उनकी राजस्थान से रिलेटेड जो भी वहां यूनिट है, उन्होंने इस बीबीसी के मुताबिक, हिंदुस्तान ये क्लेम कर रहा है, इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। और कुछ सोशल मीडिया पर आजाद जरा ये कह रहे हैं कि पकड़ा नहीं है, उन्होंने इस तरफ आके इस रेंजर्स के जवान को अगवा किया है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस पर किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। कम से कम इस खबर को आए हुए 15-16 घंटे हो गए हैं। आना चाहिए था, नालायकी है हमारी, शदीद नालायकी है। जो भी हुआ है इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए था, और पहले 2 घंटे के अंदर ही हमारा रिस्पांस होना चाहिए था। अगर यह खबर झूठी है तब भी, अगर सच्ची है और इधर से आके अगवा किया है तब भी, इधर से नहीं तो हमारा बंदा गलती से उधर चला गया था तो तब भी। इससे पहले याद कीजिए कि एक इंडियन जो बॉर्डर फोर्स का एहलकार था वो इससे पहले ही पाकिस्तान की तहवील में है, कब्जे में है, और वो चंद दिन पहले उसने बॉर्डर क्रॉस किया था। अब इस पर मैंने जैसे आपको कहा कि इंडिया की तरफ से तो रिस्पांस आया था, इस तरफ से अभी रिस्पांस नहीं है। देखते हैं इस मामले के ऊपर क्या होता है आगे। इसके साथ साथ आज डीजी आईएसपीआर और मिस्टर डेंटोनिक जो है वो एक ब्रीफिंग देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को। अब सीरियसनेस का आलम देख लें, हमारी मिलिट्री का भी, आईएसपीआर का भी, कि वो साथ सो कॉल्ड डेंटोनिक साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनको बिठा रहे हैं, उनको उनकी अपनी पार्टी के, उनके अपने घर वाले सीरियस नहीं लेते, तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी ब्रीफिंग कैसे अटेंड करेंगे? तो नॉन सीरियसनेस का इससे आपको यही अंदाजा होगा कि ये ब्रीफिंग मासवाए नून लीग के प्रोपेगेंडे के, और कुछ नहीं हो सकता। अगर वो सीरियस होते तो प्रोफेशनली एक इन कैमरा सीरियस किस्म की ब्रीफिंग जो है, जिसमें सीरियस लोगों को बिठाया जाता, उनके थ्रू इसे कंडक्ट किया जाता। बहरहाल ये सब कुछ तो है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये तो अब होना ही है, जिस तरह का चॉइस की हुई है चौधरी साहब ने फॉर्म 47 पर, जैसे लोग लाए हैं उन्हीं के साथ ही मिलकर इनको काम करना पड़ना इनकी भी मजबूरी है। अगली खबर आर्मी चीफ पर नोटों की बारिश है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अगर आप बर्तानिया के शहर लंदन में कल जो पाकिस्तानी और कटे हुए इंडियन सफारत खाने के सामने वहां पर जो पिक्चर्स और मनाजर सामने आ रहे हैं उनको देखें, या आप ये वीडियो पाकिस्तान से देखें, जो मनाजर वहां नजर आ रहे हैं, तो जो बयानिया है वो आर्मी चीफ के इर्द गिर्द बिल्ड किया जा रहा है। हर जगह पर बयानिया पाक फौज के इर्द गिर्द बिल्ड नहीं किया जा रहा। बयानिया में पाकिस्तान के अंदर जो टाउट्स हैं, उसके साथ साथ जो नून लीग वाले हैं, उसके साथ साथ इवन जो मिडिल में जर्नलिस्ट हैं वो भी, उन सबसे बयानिया एक ही बनवाया जा रहा है कि आर्मी चीफ बड़े दिलेर हैं, दबंग हैं, गुस्से वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं बख्शते, इसलिए इंडिया उनसे डर गया है। ये पाकिस्तान के अंदर बयानिया है। पाकिस्तान के बाहर भी उन्हीं की तस्वीर के साथ सारा कुछ चल रहा है, और ये नोटों की बारिश भी उन्हीं के ऊपर हो रही है, विच मीन्स के इस सारे क्राइसिस में से एक अच्छी पीआर, जैसे शुक्रिया राहील शरीफ एक पीआर जो है वो जनरेट की गई थी, इसी तरह की एक पीआर जो है वो जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक रिलेशनिंग, आर्मी चीफ का इमेज, उनका पर्सोना, उनका ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है सारी चीज में। और वो बाहर जो करवाए जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट, और जो पाकिस्तान के अंदर खबरें लगवाई जा रही हैं, तजिए करवाए जा रहे हैं, और अब ऐसी फुटेज आ रही हैं, ये सब कुछ अपने ताई आपको बहुत कुछ बताती हैं, और ये भी बताती हैं कि जंग को लेके हमारा ओवरऑल जो बिहेवियर है, या जो हम जंग में से निकालना चाहते हैं, वो भी आपको समझ आ रहा होगा। दूसरी तरफ इंडिया से खबर आई है कि उन्होंने पाकिस्तान से किसी भी किस्म की जो इंपोर्ट है उस पर पाबंदी लगा दी है। अब इंपोर्ट थी क्या? जो नंबर सामने आए थे, $4 लाख की महज इंपोर्ट थी। हाँ, उस तरफ से इंडिया से हमारी तरफ को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो $450 से $500 मिलियन की इंपोर्ट थी। वो फिर भी चले कुछ सिग्निफिकेंट है। इधर से उधर तो $4 लाख की थी, उसको क्या बंद करना और क्या बंद नहीं करना। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि वो जो 150 ट्रक अफगानिस्तान के इंडिया में जाने थे, जिन्हें वाघा से हमने क्रॉस करने दिया था, लेकिन आगे इंडिया ने उन्हें रोका हुआ है। अब वो वाघा से गुजर गए हैं, जो दरमियान की टेरिटरी है उसमें वो फंसे हुए हैं, और अटारी पे उन्हें रोका हुआ है, आगे इंडिया के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मतलब कि इंडिया क्लियर नहीं है कि उन्होंने उन ट्रकों को लेना है कि नहीं, लेकिन हम भेज रहे हैं। मतलब हमारी तरफ से मामला सारा खुला है, उनकी तरफ से जो है बंद है। ये भी आपके सामने हमने जो एक अपडेट थी बॉर्डर से रिलेटेड वो रखनी। अच्छा जी, फिर ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, वो भी आपको क्विकली बता देते हैं कि पाकिस्तान की मैशत भारत से बहुत बेहतर है। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। बड़ा ही तगड़ा बयान दे दिया ख्वाजा साहब ने। राफेल हो या उसका मामा, हमारे पास इसका बंदोबस्त मौजूद है। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। आपने इतना सीरियस नहीं ले लेना। ये ना हो कि आपके पास जो सेविंग शेविंग है आप खत्म कर दें कि भारत से हमारी मैशत बेहतर है। ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं वो, लेकिन वो ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, इतना आप ना लें। लेकिन वो अकेले नहीं बोलते। आगे सुनिए, पाकिस्तान 2047 में भारत से आगे निकल जाएगा। ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी पहले कह चुके हैं कि हम आगे हैं भारतीय मैशत से, लेकिन ये
जो है कि पाकिस्तान 2047 में भारत से आगे निकलेगा, ये इनका बेचारों का सबसे पढ़ा लिखा जो असल में नीम ख्वांदा है, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, जो कभी प्रोफेसर नहीं रहे कहीं पर, लेकिन पढ़ाते रहे लेकिन प्रोफेसर नहीं रहे, लेकिन वो अपने नाम के साथ बड़े शौक से प्रोफेसर लिखते और लिखवाते हैं। तो प्रोफेसर साहब जो है, नून लीगी प्रोफेसर साहब ने कहा है कि 2047 में पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा। मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहले ही निकल चुका है, पहले घर में बैठ के फैसला कर लें, ऐसे ही खामखा इसके ऊपर भी कोई मसला ना बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर घर में बैठ के फैसला कर लें तो वो बेहतर है। अगली खबर, आज मैं जरा जल्दी जल्दी, खबरें काफी सारी हैं और फिर मैंने स्कैंडल पे बात करनी है, स्पीड थोड़ी तेज है, माजरत उसके ऊपर। आयशा सदीका पाकिस्तान की एक राइटर है, कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि मिलिट्री के हल्के उनके बहुत खिलाफ हैं, वो समझते हैं कि वो बहुत ही नाजायज़ तनकीद करती हैं, और जो पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ हल्के हैं, या मैं ये पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की दुनिया में बात कर रहा हूँ, वो इनको बड़ा पसंद करते हैं, वो समझते हैं कि बहुत सच लिखती हैं। पाकिस्तान में से इन्होंने सबसे पहले दफ़ा जो किताब लिखी थी, जो पाकिस्तान की मिलिट्री की बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इन्होंने ये लिखा था कि ये बेसिकली आर्मी से ज़्यादा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। ये इनकी किताब का लुबे लवाब था और तमाम डाटा इन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद से ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है। उनका अब एक पुराना ट्वीट सामने आ रहा है जो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर दोबारा, और वो कह रही हैं कि आई वाज रॉन्ग इन थिंकिंग दैट पाकिस्तान मिलिट्री डज नॉट वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। वो कहती मैं गलत थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो इंडिया के साथ कारोबार नहीं करना चाहती, बिकॉज ये तो पहले से कारोबार कर रही है। ये वो कह रही हैं आयशा सदीका। वो कहती हैं अस्करी सीमेंट जो है उसके पास सर्टिफिकेशन है फ्रॉम इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स टू एक्सपोर्ट सीमेंट इन इंडिया। मतलब कि अस्करी सीमेंट ने इंडिया में अपना सीमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया का बोर्ड है, जो इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स है, उससे सर्टिफिकेशन ली हुई है, अप्रूवल ली हुई है, इजाजत ली हुई है। तो कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर उसके क्लाइंट्स जो हैं वो भी लिस्टेड हैं, और ये अस्करी सीमेंट .com.pk की वेबसाइट से वो कहती हैं कि मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। ये भी एक वैसे इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, इस पर हम ज्यादा तज्जिया नहीं करते, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। आई लीव दिस फॉर यू, फॉर फूड फॉर थॉट, के आप इस पर सोचें कि अगर एक तरफ हमने जंगें लड़नी है और दूसरी तरफ और किसी ने कारोबार नहीं करना लेकिन हमने कारोबार करना है, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहते हैं। अच्छा जी, एक खबर 24 न्यूज़ कह रही है कि जो पाकिस्तानी है वहां पर कोई गालिबन 50-60 के करीब पाकिस्तानी है, 64 कोई कहता है, वो जेलों में है इंडिया में, और अब पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ का खदशा है कि उन्हें कहीं कत्ल करके खुद से ही, और फिर ये ना कहा जाए कि ये वो दहशतगर्द थे, जेलों में से निकाल के उन्हें कत्ल कर दिया जाए और कहा जाए कि ये वो दहशतगर्द थे और मुकाबले में मारे गए, तो एक फॉल्स फ्लैग अगले ऑपरेशन की तैयारी है, ये यहाँ से पहले ही खदशा। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, इनको ये पता होगा कि वहाँ 64 या 60 हमारे जो लोग हैं जो जेलों में हैं, तो इन्होंने एक खबर इसके ऊपर दी है ताकि अगर वो कुछ करें भी तो हम प्रियम्प्ट कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड हमारे पास होगी। अगली खबर जी, आखिरकार नवाज शरीफ साहब ने अपना कोमा तोड़ा है और बोले हैं, और वो बोले हैं ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने ट्वीट किया है। अब आप सोचते होंगे कि उन्होंने इंडिया पर ट्वीट किया है, कुछ और नहीं। उन्होंने ये ट्वीट किया है, सेनेटर साजिद मीर साहब का इंतकाल हुआ है, बहुत करीब रहे सारी उम्र वो नून लीग के, उनका इंतकाल हुआ है। हमारी तरफ से भी उनके खानदान के साथ मगफरत दुआएं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफरत करे। और नवाज शरीफ साहब ने खुदा खुदा करके ट्वीट किया है, आखिरकार इस सारे अरसे में वो खामोश रहे हैं, और उन्होंने इनकी इस रहलत पर एक सोगवारी का जो है वो ट्वीट किया है, लेकिन बाकी सब कुछ जो हुआ है इंडिया पाकिस्तान, उस पर वो बिल्कुल खामोश है, बर्फ में लगे हुए हैं, गूंगे बने हुए हैं, बिल्कुल वो बात नहीं कर रहे। लेकिन इस पर उन्होंने बात किया। चलते चलते, हमारे यहाँ वैसे रिवाज नहीं है, कोई वफात पा जाए तो उनके लिए अच्छे अल्फाज ही कहे जाते हैं, हम भी कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सेनेटर साजिद मीर साहब की जो पॉलिटिक्स है वो तो हमेशा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के नुकसान की साइड पर ही खड़े रहे, सारी उम्र नवाज शरीफ के साथ ही खड़े रहे। याद कीजिए कि मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं तो यही वो शख्सियत थी जिन्होंने जनरल बाजवा के मजहब के बारे में भी बहुत ही एक चुपता हुआ सवाल कर दिया था, और उस पर जनरल बाजवा बहुत परेशान हुए थे। मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूं, भागते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास आए थे और बताया था कि ये मेरे पे बहुत बड़ा फतवा दे दिया, मेरा क्या बनेगा, बहुत परेशान थे वो। और उसके बाद खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी और फिर पूरा एक वो नैरेटिव बना था, जिसमें फिर जनरल बाजवा साहब को इसमें से निकाला गया था, और जनरल बाजवा साहब ने मेरा ख्याल साजिद मीर साहब के साथ भी कोई फिर लैक्स की थी, और बाद में साजिद मीर साहब ने अपनी उस स्टेटमेंट से विड्रॉ कर लिया था और उन्होंने सपोर्ट कर दिया था बाजवा साहब को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अब उनकी वफात हुई है और आखिरकार नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुदा खुदा करके बोले हैं। अच्छा जी, एक तरफ तो हम आपके सामने रख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका कन्वेंशन किया गया था इस्लामाबाद के अंदर, उनको बुला के कहा गया आप हमारा फखर हैं, एसेट हैं, एक तरफ उन्हें इंतशारी टोला और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। अब इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि 3500 ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपना नेशनल स्टेटस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वगैरह लेने के लिए या आईडी कार्ड लेने के लिए उन्होंने दरखास्तें दे रखी हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और उनका नेशनल स्टेटस वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है। ये पेंडिंग है आईएसआई के साथ, आईबी के साथ और एमआई के साथ। अब ये क्यों पेंडिंग है? कई कई महीनों से पेंडिंग है, 15 महीने से ज्यादा हो गए हैं इनका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। उन्हें क्लियरेंस नहीं दे रहे इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि इनको शनाख्ती कार्ड मिल जाए, इन्हें पासपोर्ट मिल जाए। और वजह यही है कि शायद उनमें से बहुत सारे लोग केपी, बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों से और उनके पासपोर्ट लटकाए हुए हैं। ये मेरा ख्याल अच्छा सलूक नहीं है। आपने उन्हें देने तब भी, नहीं देने तब भी उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और वक्त के ऊपर ये सारी चीजें उनके हवाले करनी चाहिए। अगली खबर क्विकली आपके सामने रखते हैं और वो है मरियम नवाज का कहना है कि आजादी सहाफत जमहूरी माशरे की बुनियाद है।
जिंदा कौम की पहचान है, जमहूरियत की सरबुलंदी के सफर में अहले सहाफत के साथ हैं। ये उन्होंने यौम आज़ादी सहाफत पर अपना पैगाम जारी किया है। दूसरी तरफ सहाफ़ी कहते हैं कि हम कोई खबर लगाएं तो फौरन फ़ोन आ जाता है, खबर हटा दें, इसलिए पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की आज़ादी सहाफत नहीं है। आज़ादी सहाफत छोड़े, पंजाब पुलिस के एक एहलकार राणा आमिर, उन्होंने एक वीडियो बना दी और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो में उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसमें तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया, उनकी इंक्वायरी की गई और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो आज़ादी सहाफ़त तो छोड़ ले, सिटीजन को भी बात करने का इख्तियार नहीं है, आम शहरियों को। आम एक एहलकार ने वीडियो बना दी, हाँ, लेकिन अगर वो मरियम नवाज की तारीफ की वीडियो बनाते, टिकटॉक बनाते, तो वो उसके ऊपर शायद उन्हें कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता। दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, अनवर मकसूद, पाकिस्तान का बड़ा नाम, मुतबर नाम, हम सब उनका एहतराम करते हैं, आपको पता है। उन्होंने उनका एक प्ले इस्लामाबाद के अंदर हाउस अरेस्ट के नाम से वो चलना था और उसका एनओसी मिला हुआ था इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उनकी तरफ से। लास्ट मिनट प्ले से चंद घंटे पहले उस एनओसी को कैंसिल कर दिया गया। हाउस अरेस्ट जाहिर है कुछ ना कुछ उसके अंदर मजा होगा, फन होगा, हाउस अरेस्ट से रिलेटेड चीजें होंगी। और ये उन्होंने जो थिएटर है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स पीएनए इस्लामाबाद के अंदर ये थिएटर है, वहां पर ये उन्होंने प्ले करना था और 24 अप्रैल से ये पेश किया जाना था, लेकिन इसको रोक दिया गया और इसके ऊपर एनओसी रोक दिया गया। और उन इस प्ले को जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कॉपी कैट प्रोडक्शंस, उन्होंने बताई सारी बात सोशल मीडिया पर कि हमें पहले एनओसी दिया गया था, आखिरी मिनट लास्ट मिनट ये एनओसी कैंसिल कर दिया गया है, हम बोझल दिल के साथ आपको बता रहे हैं कि ये प्ले हम नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज़ादी सहाफ़त की सिचुएशन जरा थोड़ी सी आपके सामने रख रहा था कि आपको पता हो कि आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में कैसी है, कि अनवर मकसूद साहब जो हैं उनको भी बोलने की इजाज़त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सदाम तरीन को रिहा कर दिया गया है। अब देखें, ये चबल मारने की क्या जरूरत थी, माजरत इस चबल वर्ड पर, लेकिन ये मारने की क्या जरूरत थी? अब या तो आपने सदाम तरीन का हौसला तोड़ लिया हो या आपने उसे कुछ 10 साल जेल में रख लिया हो, 1 हफ्ते के लिए गिरफ्तार किया, पहले बलूचिस्तान में हालात हमारे देखें क्या है, उसके ऊपर आप नौजवानों को और जलील कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनके घर में आप गए, उनके अहले खाना से बदतमीजी की, आज उनकी रिहाई हो गई है, तो आपने इसमें से क्या खटा है? दूसरी तरफ सनम जावेद की अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया है कि उन पर तशद्दुद हुआ है, तो खवातीन के ऊपर भी तशद्दुद की, वो जाहिर है उनको जब पकड़ रहे थे उस टाइम की वो तशद्दुद की बात है, खैंचातानी में उनको जो जख्म आए और उनको पकड़ के जब वो उस पुलिस के डाले शाले में डाल रहे तो खराशें आई, जख्म आए, तो उसका वो मेडिकल रिपोर्ट जो हुई है वो अब सामने आई। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने हम रखेंगे, मैंने फिर इस पर जाना है, ये जो स्कैंडल आपके सामने, बड़ा स्कैंडल है, वो रखते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है वो। उससे पहले प्रिंस हैरी, आपको पता है कि लेडी डियाना और मरहुमा और आज के किंग चार्ल्स, उनके बेटे, छोटे वाले बेटे प्रिंस हैरी, उन्होंने अमेरिका में एक आर्टिस्ट के साथ उन्होंने शादी की और उन्होंने शायद मियाँ बीवी ने बाद में डिसाइड किया कि हमने अमेरिका में रहना है और हमने रॉयल फैमिली के अंदर नहीं रहना। सीनियर वर्किंग रॉयल का स्टेटस होता है जो भी रॉयल फैमिली में रहता है और जिम्मेदारियां पूरी करता है। उन्होंने कहा कि हमने नॉन वर्किंग रॉयल बनना है, हमने सीनियर वर्किंग रॉयल के स्टेटस पे नहीं रहना। जैसे ही वो नॉन वर्किंग रॉयल बने, रॉयल फैमिली से बाहर निकले, तो उनकी जो सिक्योरिटी थी जो बरतानिया के टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है वो खत्म कर दी गई। अब ये सिक्योरिटी की बात अमेरिका में नहीं हो रही, वो तो अमेरिका में रहते हैं, जब वो बरतानिया आएंगे या बरतानिया में रहेंगे तो उन्हें अब सीनियर रॉयल या सीनियर वर्किंग रॉयल का जो स्टेटस है, जिनके पास जो रॉयल फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, हिस्सा है रॉयल फैमिली का, उनके मुताबिक सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें अब बहुत ही लाइक नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा, रॉयल फैमिली के गेस्ट के तौर पे कह लें या नॉन वर्किंग रॉयल के तौर पर। वो ये केस लेकर बरतानिया की अदालत में गए। बरतानिया की अदालत ने इस केस को सुना और उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, आपके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा नहीं लग सकता क्योंकि आप रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे, आप फैमिली से बाहर हो गए। उन्होंने कहा मैं अभी भी इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ, मुझे लोग जानते हैं, तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, मुझे टारगेट किया जा सकता है, तो मुझे सिक्योरिटी दी जाए। उन्होंने कहा वो आप अपने पैसों से अरेंज करें, आपको सरकार की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया, वो ये अपील लेकर ऊपर वाली कोर्ट, जो कोर्ट्स ऑफ अपील है उसके अंदर चले गए, वहां पर उन्होंने मुकदमा किया और वहां पर भी अब जज ने मुकदमा उनके खिलाफ फैसला दे दिया है और उन्हें कहा है कि नहीं, आपको बरतानिया के टैक्स पेयर के पैसे से सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करें। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। जरा कंपेयर करें कि नवाज शरीफ साहब भले हैं या नहीं है, काम कर रहे, जितना भी शरीफ खानदान है, इनके अल्ले तलल्ले, अगले पिछले जरदारी साहब, कई कई कैंप ऑफिस, अगले पिछले, यहां तक कि आप देख रहे थे कि पिछले दिनों एक टिकटॉकर है जिनके कुछ खास शौक हैं और उनके पास जाने वाले जो बाबे हमारे सियासतदान हैं उनके भी वो खास शौक वहां से पूरे होते हैं, उसको पुलिस की सिक्योरिटी दी हुई थी और वो पुलिस वाला जो सिक्योरिटी दी हुई थी वो पैसे पकड़ के मुजरे के अंदर पैसे उड़ाए जा रहे थे, या मुजरा था या कोई और इवेंट था, उसके अंदर वो पुलिस वाले से पकड़ पकड़ के पैसे उड़ा रहे थे। तो आप जरा कंपेरिजन करें आज़ाद सोसाइटीज जो माशरे हैं उनका और हमारा, कि हमारे यहाँ कैसे कैसे अल्ले तल्लों को सिक्योरिटियां दी जाती हैं। और इस पर किस दिन डिटेल में बात करेंगे कि इनके जो पढ़े लिखे तरीन लोग हैं वो किस हद तक सिक्योरिटीज और चीज़ें लेते हैं, वो आपके सामने रखेंगे और आपको अंदाजा होगा कि इनके ज़मीर बिल्कुल मर चुके हैं।
अब आते हैं आज के स्कैंडल की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा। ये सबसे पहले ये स्कैंडल मेरे सामने आया था जब हमारी हुकूमत थी। कामरान लशारी एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत ही डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट, डेकोरेटेड इन अ सेंस कि उनको बहुत ही लुक्रेटिव पोस्ट मिली। वो पहले ब्यूरोक्रेसी में तो रहे, डीएमजी के ऑफिसर हैं, उसके बाद वो सीडीए के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। बहुत ही लुक्रेटिव पोस्ट होती है, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है उसमें। उसके बाद उनको रिटायर हुए, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15-20 साल हो गए होंगे, या चले कम हुए होंगे, लेकिन 10-12 साल तो कम से कम उन्हें रिटायर हुए, लेकिन उन्हें मल्टीपल एक्सटेंशन मिली रिटायरमेंट के बाद भी, उन्हें रूल्स मिले। फिर एक लाहौर में शायद उनके लिए या उन जैसे अफसरान के लिए एक वेल क्राफ्टेड, एक जैसे आप स्टिच करवाते हैं ना अपने लिए टेलर मेड जाकर सूट, वैसी टेलर मेड पोजीशन बनी, एक वॉल सिटी लाहौर एक अथॉरिटी बनी, जिसका काम ये था कि उन्होंने जो लाहौर के जो शाही किला है और जो लाहौर का कल्चर है, जो अंदरून लाहौर पुराना शाही किले के इर्द गिर्द जगह है, उसको उन्होंने डेकोरेट करना है, उसको रिस्टोर करना है, उसके अंदर लोगों को तोड़फोड़ नहीं करने देनी, उसकी खूबसूरती और उसकी जो उसको प्रिजर्व करना है, आप ये कह लें कि जो पुराना हमारे पास विरसा है उसको बचा कर रखना है। इसमें कोई शक नहीं कि उस अथॉरिटी ने काम भी अच्छा किया। उसमें कामरान लशारी साहब का भी जरूर कंट्रीब्यूशन होगा, तो उनको भी उसका क्रेडिट जाता है और हम उसका उन्हें भी क्रेडिट देते हैं। लेकिन अब आते हैं स्कैंडल की तरफ। 2019 में हमारी हुकूमत थी, एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, उनकी बेटी की शादी थी। उस बेटी की शादी को शाही किले के अंदर रखा गया। मैं उस वक्त पंजाब में सर्व कर रहा था, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ, और हमारे पास अगले दिन जब मीडिया में रिपोर्ट्स आई और तरथली पड़ गई और सारा मीडिया पड़ गया कि वहां पर वो शादी की गई शाही किले के अंदर, और उसके अंदर शाही जो बावर्ची खाना है, शाही किला था, किले के अंदर जो शाही किचन था, जिनको जाहिर है प्रिजर्व करना है, वहां पर कुकिंग शुकिंग नहीं हो सकती ना, आप तो उसे प्रिजर्व करके रखेंगे तभी टूरिस्ट को आएगा। उसके अंदर फिर जब ये शादियां होती हैं, उसके अंदर क्या कुछ होता है, नुकसान पहुंचाया जाता है उन तमाम चीजों को, तो इसकी इजाजत इस तरीके से तो दी नहीं जा सकती। लेकिन बहरहाल वो हुआ, स्कैंडल बना, हमने उसके ऊपर जो भी खैंचतानी कर सकते थे वो की, और ये प्रॉमिस किया गया कि ये काम दोबारा नहीं होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई, ये इंटरेस्टिंग तो नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, कि उस बच्ची की जिसकी शादी थी, बहुत बड़ी फैमिली की, वो बिजनेस फैमिली की बच्ची थी, जाहिर है उन्होंने पैसा शैसा लगाया होगा और कुछ वॉल सिटी को पैसा दिया होगा, कुछ जो कार्यकर्ता, हिंदी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कार्यकर्ता जो होंगे वहां, उनको पैसा वैसा लगाया होगा और ये इजाजत लेके, क्योंकि ये भी तो स्टेटस है ना, स्टेटस सिंबल है ना, कि कोई लाहौर के शाही फोर्ट के अंदर, रॉयल फोर्ट के अंदर नहीं, शाही किले के अंदर शादी नहीं कर सकता, तो हमारी बेटी की या मेरी शादी जो है वो शाही किले में हो रही है, और वो तमाम जहां पर शहजादे शहजादियों ने सब कुछ किया होगा, वहां पर हमारा वो सारे शादी के फंक्शन हो रहे हैं। बहरहाल वो शादी ना चली जी, उस शादी की हो गई तलाक, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, वो शादी दोबारा रखी गई, और उन मोहतरमा ने दोबारा फैसला किया कि मैंने शाही किले के अंदर ही शादी करनी है। अब जब सेकंड टाइम वो शादी रखी गई, तो वो अब की बात है, अभी पिछले चंद महीने की बात आप कह लें, वो शादी दोबारा रखी गई, तो उस शादी के ऊपर मेहमानों को बुलाया गया, कार्ड छपे, वो बड़े रॉयल किस्म के ही कार्ड छपे सारे, वो ऐसे ही लग रहा था कि कोई मुगल दरबान ही आपके लिए लेके आया है। और उन कार्ड्स के अंदर एक इनवाइटी था जिसका किसी को नहीं पता था कि बाद में चिरागों में इसी ने रोशनी खत्म कर देनी। उनका नाम है जस्टिस शाहिद करीम। उनको भी उस शादी पे बुलाया गया था, वो भी चुप करके उस शादी पे चले गए। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो एक अजीब तमाशा है, मतलब जो शाही किचन है, जो शाही किले के अंदर शाही किचन है, उसके अंदर खाना पक रहा है। मीन भाई, खाना बाहर से ले आओ, चले आप उस एम्बियंस को इस्तेमाल कर लो, कोई जगह जैसे बारादरी है, कोई और जगह, आप एम्बियंस को बड़े ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये डॉक्टर गिल इतनी बात को क्यों बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसे कासल्स, ऐसी जगहों को इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, आई नो दैट, यूरोप में बहुत सारे पुराने कासल्स के अंदर ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पर बहुत कंट्रोल्ड ऐसे तरीके से होता है कि ये नहीं किसी ने सिगरेट बुझाई होती है, किसी ने पान की पीक फेंकी होती है, किसी ने वो टेंट लगाने के लिए किला ठोका होता है, वहां पर मार्बल ही तोड़ दिया होता है। आप हमारे लोगों का तो फिर स्टाइल देखते ही हैं कि उन्होंने फिर क्या तबाहियां फेरनी है वहां पर, और जो जो छोटी मोटी वहां पर मुझे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो भी वहां पर मीनाकारी जो भी हुआ है, उसको तोड़ फोड़ देना है, उसको खराब कर देना, तो हमारा उतना कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो बहुत एहतियात करने की हमें जरूरत है। बहरहाल वो जब जस्टिस साहब शादी पर गए, तो उन्होंने वहां पर लाशारी साहब मौजूद थे, इनको एक साइड पे किया और इनसे पूछा कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं। जो जस्टिस शाहिद करीम है, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट में, कल्चर में, हेरिटेज में, पढ़े लिखे आदमी हैं, किताबें शिताबें लिखते पढ़ते हैं, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। मीन दूसरे लफ्जों में थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने डांटा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सर प्रॉमिस आइंदा नहीं करते, ये हो गया। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, अगर आपने इजाजत देनी भी, तो ये शाही किले के अंदर ये जो देगें पक रही हैं, ये पकवान पक रहे हैं, ये तो ना कराएं, छतें काली हो रही, खराब हो रहा काम, ये लोगों को देखने दें, इसे प्रिजर्व करें, ये विरसा है अगले वाली नस्लों के लिए। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये काम दोबारा नहीं होगा, प्रॉमिस है, तो आप इस दफा छोड़ दें। अच्छा जी, काम चल पड़ा। उन्होंने कहा कि आखिरी वार्निंग है, दोबारा ना कीजिएगा। चंद दिन पहले, ये गालिबन पिछले अप्रैल के मिड की बात है, एक ब्यूरोक्रेट साहब के बेटे की शादी थी। हो सकता है वो लशारी साहब के दोस्त हो सकता है कोई और मामला हो। उन्होंने भी फिर कहा कि मैंने शादी यहीं रखनी है। उन्होंने भी शादी शाही किले के अंदर ही रखी, और वही तरीका, किचन के अंदर भी खाने पकेंगे और सब कुछ होगा। और बदकिस्मती एक बार फिर कि जस्टिस शाहिद करीम एक दफा फिर इनवाइटीज में थे। इस दफा जस्टिस साहब शादी पर नहीं गए,
लेकिन उन्होंने किसी को भेजा कि भाई चेक करके बताना कि वहां क्या हो रहा है, रिजल्ट वही था। उन्होंने उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, जिसका वो पहले लाशारी साहब को बता चुके थे, और उन्होंने लाशारी साहब को बुलाया और उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसके पास पहले इसकी थी, जिसके अंडर है ये सब कुछ, और फिर उसके अंदर एक वॉल्ड सिटी लाहौर बनाया गया, एक अलग से इदारा जो इस सबको कंट्रोल करता था। उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि ये क्या है, और जाहिर है लाशारी साहब को भी बुलाया कि आइए एक्सप्लेन कीजिए। लाशारी साहब को ये पता था कि अब एक्सप्लेन क्या करना है, जज साहब तो पहले ही बता चुके थे। उन्होंने फिर कोशिश तो बहुत की, वो खुद बताते हैं जो उनका रेजिग्नेशन लेटर है, और उसके बाद जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, वो बताती हैं कि उन्होंने मरियम औरंगजेब से भी रब्ता करने की कोशिश की, मरियम नवाज और अज़मा बुखारी और इन लोगों से, लेकिन किसी ने उनका फ़ोन नहीं सुना। अब अगर लाशारी साहब सोचते तो ये जितने वो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, ये वो अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, उन्हें बहुत पहले इन सिचुएशन से डिपार्ट कर जाना चाहिए था। ये उनका जो पोजीशन थी, मीन उनकी जो सीनियरिटी थी, उसके शान निशान नहीं थे ये सारे काम। और फिर वो क्योंकि कल्चर को समझते हैं, हेरिटेज को समझते हैं, ये जो सारे काम उनके होते हुए हो रहे थे, ये भी मुनासिब नहीं थे जाहिर है। उसके बाद जस्टिस साहब ने जब ज्यादा जोर डाला और पता चला कि लाशारी साहब के लिए मसला बन जाएगा, तो उसके बाद लाशारी साहब ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि हुकूमत भी उनकी बात नहीं सुन रही थी, हुकूमत भी जज साहब के सामने खड़े नहीं होना चाह रही थी, और जज साहब इसमें बहुत ही सीरियस थे, और उन्होंने कहा रिपोर्ट लेके आइए, किसने किया, किसने इजाजत दी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, ये लाशारी साहब और उनके वॉल सिटी ने की। लाशारी साहब के पास स्पेस खत्म हो गई, और आखिरकार इन्होंने गालिबन 23 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा जो है वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर में से इस्तीफा दे दिया। रीजंस उन्होंने यही बताए जो मैंने आपको बताए हैं, और रेजिग्नेशन का लेटर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और वजह इसकी जो लाहौर हाई कोर्ट का डायरेक्टिव बना, और क्योंकि इन्होंने माफी मांग ली, लाशारी साहब ने माजरत भी की, माफी भी मांगी, इनके इदारे ने भी माफी मांगी अदालत से, और वो मामला अदालत में तो अब रफा दफा हो गया, लेकिन अदालत ने कहा है कि अब आप रूल्स बनाएं और मेक श्योर करें कि दोबारा ऐसा काम ना हो, जो वहां पर आप ईंटें शीटें तोड़ते हैं और देगें चढ़ाते हैं और उतारते हैं और तबाही मचाते हैं, वो ना हो, और दोबारा ऐसे अगर कोई फंक्शन करने तो उसकी प्रॉपर एसओपीज बने कि आपने कैसे चीज़ों को प्रिजर्व करना है। तो ये आपके सामने हमने स्कैंडल कह लें इसे, ये एक स्टोरी कह लें, ये आपने ज़्यादा नहीं देखी मीडिया में, क्योंकि लाशारी साहब की मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैं उनके ऊपर कोई ज़ाती तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये एक स्टोरी थी, उसको कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर ये पाकिस्तान की शराफिया का अमूमी तरीका है। लाशारी साहब ज़हीन आदमी है, लेकिन उनके बारे में तासर ये है कि उन्होंने बहुत ही दबा के जो है वो काम किया हुआ है। अब मैं इतना ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता, कि उन्होंने दबा के काम किया हुआ है सारी उम्र। जहां जहां वो काम कर सकते थे, उन्होंने जितनी कैलोरीज वो बर्न कर सकते थे उतनी उन्होंने दबा के की हुई है, और वो भी आप ब्यूरोक्रेसी के छोटे से नवाज शरीफ ही समझे, वो भी हैं अपनी जगह के ऊपर, उन्होंने भी कसर कोई नहीं छोड़ी हुई। तो अब इसमें मेरे ख्याल में ये आखिर पर जाते हुए विरसे के लिए जहां उन्होंने अच्छा काम भी किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, उन्हें ऐसे कामों के अंदर इंडल्ज नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये हुआ, और इसी तरह से वहां पर तोड़फोड़ भी आजकल की जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ ये शीशे दा घर है लोहारां दे हत्थ च, वो आपने एक शेर सुना था कि पाकिस्तान शीशे दा घर है लोहारां दे हत्थ च, वो काम बना हुआ है कि दूसरी तरफ वो सड़कें निकालनी है उन्होंने, कोई ट्रेन बनानी है, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो पता नहीं हर शाख पे उर्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जाने से पहले हारून रशीद साहब हैं, विंग कमांडर रहे एयरफोर्स में, उन्होंने हमें बड़ी डिटेल्ड, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में रहता हूं इसलिए मुझे आज़ादी है बात करने की, हमें डिटेल्ड ईमेल भी की है, और उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया है जो रेडार जैमिंग के ऊपर, कि पिछले दिनों राफेल तैयारों को कैसे जैम किया। तो उन्होंने कहा कि ये हम दोनों साइडें करते हैं, इंडिया भी करता है, हम भी करते हैं, तो ये कोई इतनी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है, ये हमेशा ही होता है, इस दफ़ा भी हुआ है। और ये जब भी जंग लगती है तो 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन्होंने बताया कम्युनिकेशन को, नेविगेशन को, या रेडार सिस्टम को, ये हम जैमिंग करते हैं, और पहले भी करते हैं, अब भी करते हैं, और दोनों साइड्स ही ये कोशिश करती हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए यहाँ से इजाजत। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।